हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर। चलो आज साइंस के एक सबसे फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ग्रेविटेशन। देखो, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए है कि हम, आप और मैं जमीन पर चल कैसे पाते हैं, प्लैनेट्स आसमान में टिके कैसे रहते हैं, पूरा यूनिवर्स, आसमान के सारे तारे, सारे प्लैनेट्स जिन रूल्स पर चलते हैं, उनकी कहानी है ये। तो आराम से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। रेडी? चलिए एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये वही सवाल है जो एक दिन सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में आया था जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सोचो, एक एप्पल जब पेड़ से टूटता है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? ऊपर क्यों नहीं जाता? राइट या लेफ्ट क्यों नहीं जाता? हमेशा स्ट्रेट डाउन। और अगर हर चीज नीचे ही गिरती है तो आसमान में जो मून है, हमारा चांद, वो नीचे अर्थ पर क्यों नहीं गिर जाता? कभी सोचा है इस बारे में? यही सिंपल सा सवाल इस पूरे चैप्टर का फाउंडेशन। सदियों तक, हजारों सालों तक इंसान आसमान को देखता था और बस हैरान होता था। उन्हें दिखता था कि सन रोज एक डायरेक्शन से निकलता है और दूसरी तरफ डूब जाता है। रात में मून और स्टार्स भी एक फिक्स पैटर्न में मूव करते थे। लेकिन कुछ वॉन्डरिंग स्टार्स थे, जिनको आज हम प्लैनेट्स कहते हैं। उनका मूवमेंट बड़ा अजीब था, कभी तेज चलते, कभी धीरे, कभी तो उल्टा जाते हुए भी दिखते थे। और ये सब सिर्फ नंगी आंखों से देखकर समझना पड़ता था। इट वॉज लाइक अ जायंट कॉस्मिक पजल। फिर टाइम आया 1600s का। साइंस में एक रेवोल्यूशन हुआ। गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप बनाया और सडनली इंसान को आसमान देखने के लिए एक सुपर पावर मिल गई। अब प्लैनेट सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे डॉट्स नहीं थे, बल्कि उनकी पोजीशंस को 1000 गुना ज्यादा एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता था। इस टेलीस्कोप से इतना डेटा, इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई कि पुरानी थ्योरी सब फेल हो रही थी। और इस नए डेटा के समुंदर में से पैटर्न ढूंढने का काम शुरू किया एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था योहानस केपलर। तो केपलर ने सालों तक इस डेटा को, इन नंबर्स को स्टडी किया और इतने कॉम्प्लेक्स डेटा में से उन्होंने 3 बहुत ही सिंपल, एलिगेंट रूल्स निकाले। दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर रखना, केपलर्स लॉज ये बताते हैं कि हाउ द प्लैनेट्स मूव, मतलब वो कैसे घूमते हैं, उनका रास्ता कैसा है, उनकी स्पीड कब बढ़ती है, कब कम होती है। लेकिन उनके लॉज ये नहीं बताते कि वाई द प्लैनेट्स मूव, वो क्यों घूमते हैं, उसके पीछे फोर्स कौन सा है। इस वाई का जवाब केपलर के पास नहीं था। सो लेट्स स्टडी हिज 3 फेमस लॉज। Let's start with the first law. It states that the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the 2 foci. पहले सबको यही लगता था कि प्लैनेट्स जरूर परफेक्ट सर्कल्स में घूमते होंगे, क्योंकि सर्कल एक परफेक्ट शेप है। लेकिन केपलर ने डेटा से प्रूव किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लैनेट का जो रास्ता है, यानी उसका ऑर्बिट, वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं, बल्कि एक एलिप्स है। एग्जैक्टली। अब ये एलिप्स क्या होता है? आप एक सर्कल इमेजिन करो और उसको दोनों साइड से पकड़कर थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो। जो ओवल शेप बनेगा वही एलिप्स है। सिंपल। जैसे सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, एलिप्स के अंदर 2 स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फोसाई, FOCI, फोसाई। और सबसे सरप्राइजिंग बात इस लॉ की ये थी कि सन इस ऑर्बिट के बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। नहीं, सन इन 2 फोकाई में से किसी एक फोकस पर बैठा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट घूमते हुए कभी सन के पास आ जाता है और कभी उससे दूर चला जाता है। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड लॉ। सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, बट ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल वंस यू अंडरस्टैंड इट। द लॉ इज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ये स्वीप्स इक्वल एरियाज का क्या मतलब है? चलो इसको आराम से समझते हैं। इमेजिन करो कि प्लैनेट और सन के बीच एक लंबी सी लाइन है, जैसे एक रबर बैंड। जैसे जैसे प्लैनेट आगे बढ़ता है, ये लाइन आगे बढ़कर एक एरिया कवर करती है ना? लॉ कहता है कि अगर आप एक फिक्स्ड टाइम लो, लेट्स से 1 महीना, तो प्लैनेट चाहे सन के पास हो या दूर, वो हमेशा इक्वल एरिया ही कवर करेगा। अब सोचो, जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो वो लाइन बहुत लंबी होती है, तो इक्वल एरिया कवर करने के लिए उसे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और जब वो घूमकर सन के पास आता है तो लाइन छोटी हो जाती है। अब उतना ही एरिया कवर करने के लिए उसे बहुत तेजी से भागना पड़ेगा। सो द सिंपल मीनिंग इज दिस: व्हेन अ प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन, इट मूव्स फास्टर, व्हेन इट इज फादर अवे, इट मूव्स स्लोअर। सिंपल। एंड फाइनली केपलर्स थर्ड लॉ। ये लॉ 2 चीजों के बीच एक परफेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है। पहली चीज, प्लैनेट को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल T से लिखते हैं। और दूसरी चीज, प्लैनेट का सन से एवरेज डिस्टेंस कितना है, इसे हम कहते हैं मीन डिस्टेंस या स्मॉल r। सो द लॉ इज
the square of its period of revolution is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. इस पूरे लंबे सेंटेंस को हम एक छोटी सी पावरफुल इक्वेशन से लिख सकते हैं। t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये एक मैजिक फॉर्मूला जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्लैनेट सन के जितना ज़्यादा पास होगा उसका साल उतना ही छोटा होगा, और जो प्लैनेट जितना दूर होगा उसका साल उतना ही लंबा होगा। लेकिन ये सिंपल रिलेशन नहीं है, एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल रेशियो है। अगर आपको किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस पता है तो आप इस फॉर्मूला से आराम से बता सकते हो कि उसका एक साल कितना लंबा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर जो अर्थ से बहुत दूर है, उसका एक साल अर्थ के 12 साल के बराबर होता है। ये लॉ उस रिलेशन को परफेक्टली प्रूव करता है। तो इन 3 लॉज से केपलर ने आसमान के ट्रैफिक रूल्स लिख दिए थे। ही गेव अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ प्लैनेट्स मूव। लेकिन जैसा मैंने कहा, साइंस हाउ पर रुकती नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, व्हाई? ऐसा होता क्यों है? आखिर वो कौन से इनविजिबल फोर्स है, कौन सा धागा है जो इन सारे प्लैनेट्स को सन से बांधे रखता है? व्हाई डू दे फॉलो दीज रूल्स सो परफेक्टली? ये व्हाई एक बहुत बड़ा मिस्ट्री था जिसका जवाब केपलर के पास नहीं था। और इस वाई का जवाब देने के लिए आए सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने एक सिंगल लॉ दिया, एक ऐसी मास्टर की जिसने ना सिर्फ केपलर के तीनों लॉज को एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि ये भी बताया कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, समुंदर में हाई टाइड और लो टाइड क्यों आती है। बेसिकली उसने यूनिवर्स में हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया जिसमें अट्रैक्शन का फोर्स था। दिस वॉज हिज मास्टरपीस, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट्स रीड दिस लॉ वेरी केयरफुली। इट सेज, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में हर चीज, हर एक चीज, हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। राइट नाउ आपकी बुक, ये फोन, अर्थ, सन, एवरीथिंग इज पुलिंग एवरीथिंग एल्स। और इस पूरे यूनिवर्सल लॉ की पावर, इसकी सारी खूबसूरती इस एक फॉर्मूला में है। F is equals to G times M1 into M2 divided by D square। चलिए इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। F है ग्रेविटेशनल फोर्स, M1 और M2 उन दो ऑब्जेक्ट्स का मास है, D उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, और G ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक बहुत स्पेशल नंबर है जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, आप कहीं भी चले जाओ, हमेशा सेम रहती है। इट्स अ फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर। तो इस फॉर्मूला से 2 सिंपल बातें निकल कर आती हैं। पहली, मास मैटर्स। जिनका मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। इसीलिए हमें अर्थ का पुल तो फील होता है, लेकिन हमारे पास रखी हुई बुक का पुल फील नहीं होता, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, डिस्टेंस मैटर्स अ लॉट। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। अगर आप दो चीजों के बीच का डिस्टेंस डबल करते हो, यानी 2 टाइम्स बढ़ाते हो, तो फोर्स हाफ नहीं होगा, वो 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। और अगर आप डिस्टेंस 10 टाइम्स बढ़ाते हो तो फोर्स 100 टाइम्स कम हो जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ दिस इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अब हमारे पास न्यूटन की वो यूनिवर्सल की है। चलिए इस की को यूज करके हम अपने लेक्चर के सबसे पहले सवाल पर वापस चलते हैं और एप्पल और मून की इस पहेली को फाइनली सॉल्व करते हैं। पर उससे पहले एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ लीजिए। द वर्ड ग्रेविटेशन इज द यूनिवर्सल टर्म। ये वो जनरल फोर्स है जो यूनिवर्स में किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। बट जब उन 2 ऑब्जेक्ट्स में से एक हमारी अर्थ होती है तो उस स्पेसिफिक फोर्स के लिए हम एक स्पेशल कॉमन वर्ड यूज करते हैं, ग्रेविटी। तो जो फोर्स अर्थ एक एप्पल पर लगाती है वो अर्थ की ग्रेविटी है। इट्स सिंपली अ स्पेशल केस ऑफ द जनरल फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन। न्यूटन का लॉ कहता है कि फोर्स दोनों पर लग रहा है। The earth is pulling the apple and the earth is also pulling the moon with the same force of gravity। तो सवाल वही है, मून गिरता क्यों नहीं? The secret is in the moon's speed। मून सिर्फ नीचे नहीं गिर रहा, वो साइडवेज भी बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा है, almost 1 kilometer every second। तो होता ये है कि जैसे ही अर्थ उसे थोड़ा सा नीचे खींचती है, वो साइडवेज इतना आगे निकल जाता है कि अर्थ का कर्व्ड सरफेस उसके नीचे से मुड़ जाता है। सो द मून इज एक्चुअली फॉलिंग बट ही इज कॉन्स्टेंटली मिसिंग द अर्थ। इस कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फॉलिंग एंड मिसिंग को ही हम ऑर्बिट कहते हैं। एप्पल के पास ऐसी कोई साइडवेज स्पीड नहीं है, इसलिए वो सीधा नीचे गिरता है। So isn't that absolutely amazing?
वही एक सिंगल लॉ F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर जो जुपिटर और सैटर्न को उनके पाथ पर रखता है, वही लॉ उस एप्पल को पेड़ से नीचे गिराता है, और वही लॉ इस वक्त आपको आपकी चेयर पर और आपकी चेयर को जमीन पर जोड़े हुए हैं। From the dance of the galaxies to a simple falling stone, there is one law that governs it all. That is the beauty of physics.